बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स 9 का चैप्टर नंबर 2 जो कि काइनेमेटिक्स है। स्टूडेंट्स, फाइनली इस चैप्टर को हमने ख़त्म तो कर लिया है, लेकिन इसकी एक्सरसाइज रहती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में आज हम देखेंगे MCQs। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के पेज नंबर 52 पे ये कुछ MCQs गिवन है, इनको हम सोल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो पहले MCQs देखें। पहले MCQ जो हमारे पास आ जाता है, अ बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, सर्कल, लाइन विदाउट रोटेशन, कर्व्ड पाथ। जी, आपको मालूम होना चाहिए ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसी मोशन थी जिसमें बॉडी मूव करती है लाइन विदाउट अ रोटेशन, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 29 पर डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है। जहाँ क्या लिखा है, इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इस डेफिनेशन की जो एक्सप्लेनेशन है वो तो हमने एक लेक्चर बनाया हुआ है टाइप्स ऑफ मोशन में, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। पर मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊँ तो ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी किसी भी लाइन के अलोंग मूव करेगी और वो रोटेट नहीं कर सकती। यानी अगर वो बॉडी सर्कुलर पार्ट या कर्व्ड पाथ में मूव करती है, जैसे आप यहाँ पर देखिए राइडर इन अ फेरस व्हील में वो कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। तब तक ट्रांसलेटरी मोशन है जब तक वो अपनी इस कर्व्ड मोशन को चेंज नहीं करते। यानी राइडर फेरस व्हील पर कर्व्ड या सर्कुलर मोशन में है, अगर वो अपनी सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर दे तो वो ट्रांसलेटरी मोशन ही होगा। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी कर्व्ड पाथ पे मूव कर रही है तो कंटिन्यूसली कर्व्ड पाथ पर ही मूव करती रहे, या अगर वो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है तो कंटिन्यूसली स्ट्रेट पाथ पर ही मूव करती रहे। अगर वो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है और कर्व्ड पाथ की तरफ चली जाएगी तो वो ट्रांसलेटरी नहीं रहेगी। इस तरह अगर वो कर्व्ड पाथ पर मूव कर रही है और स्ट्रेट पाथ की तरफ चली जाएगी तो भी वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं रहेगी। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसी मोशन है जो किसी भी लाइन के अलोंग मूव करेगी विदाउट एनी रोटेशन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में भी हम यही लिख देंगे कि ऐसी मोशन इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। तो एमसीक्यूज में हमें क्या कहता है, अ बॉडी हैज ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट रोटेशन। आपने कंफ्यूज हो गए, कर्व्ड पाथ या स्ट्रेट लाइन ही कहते हैं ना, दोनों इसमें आ जाती है। जब हम कहेंगे लाइन विदाउट रोटेशन तो ये तीनों ऑप्शन जो रिमेनिंग है वो सारी इसमें आ जाती है। सेकंड एमसीक्यूज देखें तो थर्ड इसका हमने टिक कर देते हैं कि लाइन विदाउट रोटेशन ये है इसका करेक्ट आंसर। सेकंड एमसीक्यूज देखें, बहुत ही इजी है, मेरा नहीं ख्याल ये आपको बताने की ज़रूरत है। द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड, जी कौन सी मोशन हो जी। बुक का पेज नंबर देखें, पेज नंबर 31 में रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन जरा देखें। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस का नाम आ गया, यानी अपने मिड पॉइंट के अलोंग अगर कोई बॉडी मूव करे तो वो कौन सी मोशन होगी, रोटेटरी मोशन होगी। जैसे आपने कार का स्टीयरिंग देखा होगा, वो भी रोटेटरी मोशन है, अपने एक्सिस के अक्रॉस मूव करता है। आप फैन को देखिए, सीलिंग फैन को, वो भी अपने एक्सिस के अलोंग मूव करता है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है। तो हम एक्सप्लेनेशन में रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन लिख देंगे और जहाँ पर हम करेक्ट आंसर कौन सा है, बी। तो एक्सिस के अलोंग जो भी मोशन होती है वो रोटेटरी मोशन होती है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। थर्ड एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी होती कौन सी क्वांटिटी है। हमने दो क्वांटिटीज पढ़ी थी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते थे, डायरेक्शन नहीं देखते थे, जबकि वेक्टर में हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखते थे। अब आ जाए ऑप्शंस पर। फर्स्ट ऑप्शन देखें, स्पीड। तो स्पीड स्केलर है या वेक्टर है जी। हमने दो क्वांटिटीज देखी थी, एक स्पीड और एक वेलोसिटी। स्पीड में हम मैग्नीट्यूड को देखते थे, डायरेक्शन को नहीं देखते थे, जबकि हम वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखते थे। तो यानी स्पीड होगी स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी होगी वेक्टर। तो स्पीड तो वेक्टर नहीं है, ये तो निगलेक्ट कर दें। सेकंड ऑप्शन देखिए, डिस्टेंस। अगेन हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्टेंस को हमने स्केलर कहा था, डिस्प्लेसमेंट को हमने वेक्टर कहा था। तो डिस्टेंस भी वेक्टर नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखिए, डिस्प्लेसमेंट।
मैंने भी आपको बताया डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी क्यों है इसमें बहुत ही डिटेल में मैं लेक्चर दे चुका हूँ, आप अगर चाहें तो जाकर देख सकते हैं। और लास्ट पार्ट देखिए पावर। पावर अलग से एक क्वांटिटी आ जाती है जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटी है। पावर को हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, हम इसको देखेंगे भी नहीं, बहरहाल पावर ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे तब हम इसको देखेंगे। बहरहाल ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी द करेक्ट आंसर इज डिस्प्लेसमेंट, पार्ट सी। थोड़ा याद रखिएगा जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपने एमसीक्यूज को के करेक्ट ऑप्शन को नहीं देखना, आपने रॉन्ग ऑप्शंस को देखना। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि सर ये बात क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट्स यही सही बात है, अगर आप रॉन्ग ऑप्शंस को देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा हर ऑप्शन देखा और रॉन्ग ऑप्शंस को हम अलग करते गए। जब हम रॉन्ग ऑप्शंस को अलग करते जाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएगा। जैसे अभी आपने देखा डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ गया। तो जब आप रॉन्ग ऑप्शन देखेंगे करेक्ट ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। फोर्थ एमसीक्यू देखें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा बता दिया है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, यानी अगर वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो 2 मीटर पर सेकंड से ही मूव करती रहे, अपनी स्पीड चेंज ना करे, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो स्ट्रेट लाइन। इसलिए बता दिया कि स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो किस तरह का स्ट्रेट लाइन होगा, अलोंग टाइम एक्सिस। अलोंग टाइम एक्सिस इस तरह का ग्राफ होगा कि टाइम एक्सिस के अलोंग, जहाँ अलोंग डिस्टेंस एक्सिस इस तरह का ग्राफ होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस और फर्स्ट ऑप्शन अलोंग टाइम एक्सिस, दोनों एक ही बात है, सिर्फ वर्ड्स की हेरा फेरी है लेकिन बात एक ही है। तो वही ग्राफ जो पहले मैंने आपको बताया अलोंग टाइम एक्सिस वाला। लास्ट ऑप्शन देखिए इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। अब इसका क्या मतलब है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, हमने इसका ग्राफ डिस्कस किया था। आप देखिए बुक के पेज नंबर 40 पर, ये देखिए ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड का ये ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ क्यों होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो देखिए लास्ट जाके आपको मालूम हो जाएगा। तो ये है वो ग्राफ जो कांस्टेंट स्पीड का होता है। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो ये इसका ग्राफ है। अब देख रहे हैं आप स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन ना तो ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है ना तो ये पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस है। तो इसको हम किस तरह का नाम देंगे, पहले इस ग्राफ की तरफ देखिए। 0 सेकंड पर मेरे पास डिस्टेंस भी 0 ही था। 5 सेकंड पर मेरे पास डिस्टेंस क्या आया 10 मीटर। 10 सेकंड पर मेरे पास डिस्टेंस क्या आया 20 मीटर। 15 सेकंड पर मेरे पास डिस्टेंस क्या आया 30 मीटर। आप यहाँ पर सिनेरियो देख रहे हैं, यानी पहले 5 सेकंड पर डिस्टेंस मेरे पास 10 सेकंड आया, 10 मीटर आया। 5 से 10 कितने सेकंड में आगे मूव कर रहा हूँ 5 से 10 तक, जी 5 सेकंड आगे मूव कर रहा हूँ। और जब मैं 5 सेकंड आगे मूव कर रहा हूँ तो डिस्टेंस कितना हो रहा है 10 से 20, कितना डिस्टेंस आगे फर्दर मूव किया 10 मीटर ही मूव किया। इसी तरह मैं 10 सेकंड से 15 सेकंड तक गया तो मैंने 5 सेकंड फर्दर मूव किया। 5 सेकंड जब फर्दर मूव किया तो डिस्टेंस 20 से 30 हो गया, 10 मीटर फर्दर मूव हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि हर 5 सेकंड बाद डिस्टेंस भी 10 मीटर ही इंक्रीज हो रहा है। ऐसा ग्राफ जिसमें हर सेकंड के बाद डिस्टेंस का चेंज भी सेम ही आए, ऐसे ग्राफ को हम कहेंगे कि ये इंक्लाइंड ग्राफ है। जैसे कि आपने लास्ट ऑप्शन देखा इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के क्या मतलब है कि टाइम के इक्वली चेंज होने पर डिस्टेंस भी इक्वली चेंज हो रहा है। अच्छा इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस क्यों, जब टाइम के इक्वली चेंज होने पर डिस्टेंस भी इक्वली चेंज हो रहा है तो इंक्लाइन टू डिस्टेंस एक्सिस क्यों नहीं लिखा। जी अब आपको मालूम होना चाहिए, हमने ग्राफ को टॉपिक में पढ़ा था टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जबकि डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी है। जब भी हम ग्राफ को डिफाइन करते हैं तो याद रखिएगा हम उसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का रेफरेंस देकर डिफाइन करते हैं, इसलिए हम इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस ही लिखेंगे। अगर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती तो हम इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस नहीं बल्कि इंक्लाइन टू डिस्टेंस एक्सिस लिखते, क्योंकि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्यों है आपको, आप पिछले लेक्चर देखेंगे आपको मालूम होगा। तो क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इसलिए लास्ट ऑप्शन जो कि इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और इंक्लाइन का क्या मतलब कि टाइम की इक्वली चेंज होने पर हर इक्वली टाइम पीरियड बाद मेरे पास डिस्टेंस भी इक्वली ही चेंज हो रहा है।
ऐसा ग्राफ लीनियर ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, इंक्लाइन टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा। इस केस में टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी थी, इसलिए हमने इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस लिखा। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर। फिफ्थ एमसीक्यू देखें, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेल्स दैट ऑब्जेक्ट इज। अच्छा, अब स्ट्रेट लाइन अगेन ग्राफ है, लेकिन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यानी टाइम एक्सिस की बिल्कुल पैरेलल। तो कैसा ग्राफ होगा उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ? क्या वो ग्राफ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड होगा? रॉन्ग ऑप्शन देख लें, ठीक है। पहला ऑप्शन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, अभी हम देख के पीछे आए कांस्टेंट स्पीड के ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होता है, यानी पहली ऑप्शन तो होगी फॉल्स। सेकंड देखिए एट रेस्ट, अजीब बात लग रही है। लास्ट पर आते हैं, मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड से अगर आएगी तो वेरिएबल स्पीड का क्या मतलब कि टाइम की इक्वली चेंज होने पर स्पीड इक्वली डिस्टेंस इक्वली चेंज नहीं हो रहा, यानी इरेगुलर सा ग्राफ आएगा, तो वो तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस तो हो ही नहीं सकता, ये भी फॉल्स होगी। लास्ट ऑप्शन इन मोशन, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे होगा? मोशन में होगा या बी पार्ट देखिए रेस्ट पर होगा। अगेन एक्सप्लेनेशन में देखिए, हमने पढ़ा था आपकी बुक के पेज नंबर 40 पर ही ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का ग्राफ आप देख रहे कैसा आ रहा है? स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। जी, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यही हमें बताया गया है कि स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस आए तो वो कौन सा ग्राफ होगा। अब आप बताएं, ये रेस्ट का है या मोशन का है? जी अभी आपने देख लिया बुक के पेज में, ये ग्राफ है रेस्ट का। वो कैसे? इस ग्राफ का अगर आप देखें तो पिंक लाइन जो है वो डिस्टेंस पे 15 मीटर पे रुकी हुई है, यानी टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर ही है। क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? अगर तो टाइम के चेंज होने से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता तो उसका डिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज करता, क्योंकि वो डिस्टेंस कवर कर रहा है तो डिस्टेंस तो चेंज होना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन टाइम की चेंज होने से डिस्टेंस तो 15 मीटर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो हमारे पास सारी ऑप्शंस फॉल होगी, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, वो है बी। 6th एमसीक्यू देखें, बड़ा एमसीक्यू आ गया है। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज शोन इन अ फिगर। अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ हमें गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? स्पीड टाइम ग्राफ देखें, मेरे पास स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, और 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड मेरे पास तब आती है जब टाइम मेरे पास 0 होता है, और टाइम मेरे पास 10 है सेकेंड है, और 10 सेकेंड पर स्पीड मेरे पास 0 है। अब क्या मतलब इस ग्राफ का? इस ग्राफ को आप इस तरह समझें कि एक कार है जो 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड की 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रही थी। अब उस कार ने ब्रेक लगाई, जैसे ही उस कार ने ब्रेक लगाई आपने देखा उस कार की ब्रेक लगाने से उसकी स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज करने स्टार्ट होगी। पहले 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा था, जैसे ही ब्रेक लगे आप समझते हैं, आप जानते हैं कि ब्रेक लगाने से कार रुकती है, लेकिन एकदम नहीं रुकती, आस्ता आस्ता रुकती है। तो यही है कि टाइम 0 से 10 सेकेंड तक आप देख रहे हैं ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है, यानी अब कार रुकना स्टार्ट हो गई है। यानी पहले 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रही थी, जैसे ब्रेक लगाई तो ग्रेजुअली इसकी स्पीड डिक्रीज करने स्टार्ट होगी और एक पॉइंट पर आकर डिक्रीज बिल्कुल 0 होगी। जिस पॉइंट पर वह स्पीड 0 हुई है वो ग्राफ में बताया गया है कि 10 सेकेंड्स पर उसकी स्पीड 0 हो गई है। क्लियर होगी ये बात? अब आपको ग्राफ समझ आ गई। ये ऐसी कार का ग्राफ है जब कार को ब्रेक लगा रहे हैं आप, तो ब्रेक लगाएंगे तो कार आस्ता आस्ता रुकेगी, जब आस्ता आस्ता रुकेगी तो ये इस ऐसी कार का ग्राफ है जो जिसकी स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है। ऑप्शंस देखें, कार हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 मीटर। अच्छा आप मुझे बताएं, क्या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है? जी एक्सेलरेशन क्या थी? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, यानी वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाय टाइम। स्टेटमेंट पढ़ें, स्टेटमेंट में आपको वेलोसिटी का नाम नजर आ रहा है? क्या ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या स्पीड टाइम ग्राफ है? जी क्वेश्चन में लिखा है कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, जबकि एक्सेलरेशन में तो हमें वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है, स्पीड तो रिक्वायर्ड नहीं होती। यानी ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए किया गया। एक्सेलरेशन इसका आंसर नहीं है, तो एक्सेलरेशन था वो था जब यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखा हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स। सेकंड ऑप्शन, कार हैज अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड।
अभी हमने कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ देखा था। कैसा ग्राफ था? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था और स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस मूव कर रहा था। क्या ये ग्राफ ऐसा ही है? जी, ये तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये तो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस नहीं है, इसकी स्पीड तो डिक्रीज कर रही है, तो ये तो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हो ही नहीं सकता। कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ तब होता है जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में गिवन होता और हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है। स्पीड टाइम ग्राफ से वो स्पीड पता लगा रहा है, तो ये भी मेरे पास फॉल्स हो गया। सी ऑप्शन पे हम बाद में आएंगे। डी ऑप्शन देखिए, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज 15 मीटर पर सेकंड। अब एवरेज स्पीड तब होती है जब आपके पास एक से ज़्यादा स्पीड गिवन हो। क्या क्वेश्चन में आपको एक से ज़्यादा स्पीड गिवन है? जी, द आंसर इज नो, हमें एक ही स्पीड गिवन है और वो भी फिक्स स्पीड नहीं है, वो भी डिक्रीज कर रही है, तो ये हमारे पास फॉल्स ऑप्शन होगा। एवरेज स्पीड अगर एक स्पीड भी गिवन हो जो कि 15 मीटर पर सेकंड है, ये भी एवरेज हो सकती थी, लेकिन तब एवरेज होती जब ये कार कंटिन्यूसली 15 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव करती रहती, ब्रेक ना लगाती। लेकिन जब ब्रेक लगाई, इसकी स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, तो ये एवरेज स्पीड इसकी 15 मीटर पर सेकंड नहीं होगी, ये कुछ और होगी, तो ये भी ऑप्शन फॉल्स हो गया। सी ऑप्शन की आप एक्सप्लेनेशन देखिए। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, डिस्टेंस जरा निकालते हैं, देखते हैं 75 मीटर ही आता है क्या नहीं। अच्छा, डिस्टेंस हमने देखा था, हमने पढ़ा था, डिस्टेंस जब भी हमारे पास कोई लाइन आ जाए, कोई ग्राफ आ जाए, तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? जी, आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस एरिया अंडर द कर्व होता है। ठीक है, डिस्टेंस को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस हमारे पास एरिया अंडर द कर्व होता है। अब कर्व से मुराद ये पिंक लाइन है जो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है, इसके अंडर जो एरिया होगा वो हमने फाइंड करना है। तो पिंक लाइन के अंदर मेरे पास कौन सी मैथमेटिकल शेप बन रही है? जी, आप जान रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ये मेरे पास राइट ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। तो ट्रायंगल का एरिया अंडर द कर्व हम निकालेंगे, तो एरिया अंडर द कर्व की जगह हम लिख देंगे एरिया अंडर द ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया ही हमारे पास डिस्टेंस होगा। तो ट्रायंगल के एरिया का एक फार्मूला था, वो था 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस मेरे पास 0 से 10 तक है, यानी 10 सेकेंड्स है। हाइट मेरे पास 0 से 15 है, यानी 15 सेकेंड्स है। वैल्यू पुट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 150 आ गया। 150 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 75 मीटर। तो क्या सी ऑप्शन करेक्ट है? द आंसर इज यस, सी ऑप्शन करेक्ट है। डिस्टेंस हमारे पास 75 मीटर ही आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज में मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, which one of the following graph is representing uniform acceleration? अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा ग्राफ होगा? जी, ऐसा ग्राफ होगा यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट स्पीड देखा था, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक ही बात है, सिर्फ लफ्ज़ की हेरा फेरी मैंने आपको बताया। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ऐसी एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसी एक्सेलरेशन होगी जब टाइम की इक्वली चेंज होने से मेरे पास वेलोसिटी भी इक्वली चेंज हो, तब मैं कहूँगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है। एक्सेलरेशन में इसका ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ, हमने पढ़ा भी था बुक के पेज नंबर 42 पे। आप ये देखें, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये देखिए ग्राफ, बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है जैसे कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ था। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस ही है, तो इसके एक्सप्लेनेशन में यही ग्राफ होगा। तो ऐसा ग्राफ आपको कौन सी ऑप्शन में नजर आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया? आप देख सकते हैं टाइम की इक्वली चेंज होने से पहले 5 सेकंड में भी दो की वेलोसिटी आई, अगले 5 सेकंड में भी 2 की वेलोसिटी आई। तो टाइम की इक्वली चेंज होने से वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन का स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगा। 8th एमसीक्यू देखें, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपके पास कौन सी क्वांटिटी आएगी? अच्छा, हमें एक्सेलरेशन का पता है। एक्सेलरेशन तो हमारे पास वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होती है, तो एक्सेलरेशन तो होगी फॉल्स। वेलोसिटी, ये इस पे हम आएंगे। डिसेलेरेशन देखें, डिसेलेरेशन और एक्सेलरेशन सेम ही है तकरीबन। डिसेलेरेशन और एक्सेलरेशन में दोनों में वेलोसिटी आ जाती है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जिक्र है, तो बी और डी तो होगी फॉल्स। रहेगी स्पीड और वेलोसिटी। अब आप मुझे बताएं, डिस्प्लेसमेंट को हमने वेक्टर क्वांटिटी कहा था, अभी हमने देखा था। तो वेक्टर क्वांटिटी स्पीड वेक्टर क्वांटिटी है या वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है? जी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर से वेक्टर ही निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है
तो वेक्टर डिवाइड बाय टाइम, तो हमारे पास आंसर भी वेक्टर ही आना चाहिए। तो स्पीड और वेलोसिटी में से क्योंकि वेक्टर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही आंसर होगा, स्पीड आंसर नहीं होगा क्योंकि स्पीड स्केलर है। तो हमने कंसेप्चुअली देख लिया कि वेलोसिटी आंसर है। अब फार्मूला भी हमने पढ़ा है कि d = v × t होता है। s = vt पढ़ा था, वो डिस्टेंस का फार्मूला था। उसमें जो v था वो स्पीड था, इसमें जो v है ये वेलोसिटी है। तो d डिवाइड बाय टाइम, t से जाके जब d से डिवाइड होगा तो मेरे पास v = d/t आ गया। और ये जो v मेरे पास आया आज याद रहे वेलोसिटी है। वेलोसिटी और स्पीड का सिंबल v सेम ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में ये v वेलोसिटी हो जाएगा और डिस्टेंस के केस में v मेरे पास स्पीड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मेरे पास c है, वेलोसिटी। नेक्स्ट हमसे कुछ देखिए, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, क्या होगी जी? हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था मोशन ओवर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकंड होती है। अगर तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जमीन की तरफ आ रहा होगा तो ये 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। अगर आप ग्रेविटी के ऑपोजिट ऑब्जेक्ट को फॉल करेंगे, जो कि इस यहाँ पर लिखा है द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कि वर्टिकली अपवर्ड यानी ग्रेविटी के ऑपोजिट बॉल को आप थ्रो कर रहे हैं, तो इसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए है। अब आप में से बच्चे फौरन ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, आपने यहाँ तक पढ़ा और इसको ठीक कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट भी देखें, वो इसकी वेलोसिटी तो कह रहा है लेकिन एट द हाईएस्ट पॉइंट कह रहा है। चलो जरा इमेजिन करते हैं एक बॉल जिसको मैं वर्टिकली थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो कहता है कि इसकी वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल हाई पे, जैसे ही वो बिल्कुल हाइट पे पहुंचेगी। तो ये बॉल आप देख रहे हैं, इसको मैं वर्टिकली थ्रो कर रहा हूँ बिल्कुल इस पॉइंट पर। आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर, बिल्कुल इस पॉइंट पर, यानी बिल्कुल हाइट पर। जैसी बॉल अपनी पीक हाइट पर पहुंचती है तो आपने देखा होगा अगर आप किसी बॉल को वर्टिकली थ्रो करें तो वो बॉल कुछ हाइट के बाद डाउनवर्ड आएगी। लेकिन वो डाउनवर्ड क्यों आएगी? क्योंकि ग्रेविटी जमीन की फोर्स से खींचेगी। तो जैसे ही मैंने बॉल को अपवर्ड फेंका, अपवर्ड थ्रो किया, तो एक पॉइंट पर वो बॉल रुक जाएगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पर रुका हुआ बताया। लेकिन वो टाइम इतना छोटा, इतना स्मॉल टाइम होगा कि उसका आप मेजर भी नहीं कर सकते और आप उसको अपने आई से नोटिस भी नहीं कर सकते। लेकिन वो बॉल वहाँ पे रुकेगी बहुत कम मिली सेकेंड्स के लिए और फिर वो डाउनवर्ड मूव करेगी। जैसे कि मैंने भी आपकी एनिमेशन में बताया, बॉल अभी रुकी हुई है, मेरे को काफ़ी देर के लिए रुका हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बहुत स्मॉल टाइम के लिए रुकेगी। तो उसने पूछा है कि बिल्कुल हाइट पर वो बॉल अपनी पीक हाइट पर जाएगी, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो बिल्कुल पीक हाइट पे तो वो कुछ मिली सेकेंड्स के लिए अपने आप को रोक लेगी, फिर डाउनवर्ड आएगी। तो जब रोक लेगी तो मेरे पास वेलोसिटी क्या आएगी? 0 होगी, क्योंकि रेस्ट पर जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी तो 0 होती है। फिर वो डाउनवर्ड आना शुरू करेगी इस तरह से। तो आप देख रहे हैं बॉल ऊपर की, यहाँ पर रुकी और फिर नीचे आ गई। तो यहाँ पर बिल्कुल हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वो पहले अपने आप को रोकेगी फिर वो नीचे आएगी। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट एमसीक्यूज पर मूव करते हैं। 10th एमसीक्यूज देखिए, अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। अब मैं जल्दी से बताऊंगा। चेंज इन पोजीशन हमने देखा था, जब भी हम पोजीशन डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। क्लियर? डिस्टेंस को चेंज करने से हम पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं। चेंज इन पोजीशन मेरे पास डिस्टेंस कहलाती है। सेकंड ऑप्शन एमसीक्यू, द ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट स्पीड एक्सप्रेशन मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन है और हमने मीटर पर सेकंड में स्पीड बतानी है। तो पर आवर यानी हावर डिवाइड कर रहा है, कुछ इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। अभी जो h है वो नीचे है, ऊपर जाएगा तो h-1 हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर इसको हम पढ़ते हैं, मैंने इसको किलोमीटर पर आवर को नीचे करके लिख दिया। अब किलो एक प्रीफिक्स है, हमने इसकी वैल्यू पढ़ी थी। किलो की वैल्यू होती है 1000, 10⁻³ होती है 1000, तो हम किलो की जगह 1000 लिख देंगे। हावर को हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में जाना है। तो हावर को सेकंड में 1 घंटा, यानी 1 घंटे की हम बात करेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं जी? 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। लेकिन क्या हमने मिनट्स में जाना है? नो, द आंसर इज हमने तो सेकंड्स में जाना है।
तो 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, 60 मिनट्स को आप साइड पर लिख दें। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं जी? 1 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स करेंगे तो मेरे पास सेकंड आ जाएंगे। इस तरह से किलो की जगह 1000 लिख दिया, हावर की जगह 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो पहला 60 तो वहाँ से आया, फिर हमने सेकंड में जाना है तो इसलिए हम देखेंगे 1 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं, तो एक और 60 आगे, दोनों 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3600। अब यहाँ पर कटिंग होगी, ये 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से कट जाएंगे, 36 से कट जाएगा। आप कैलकुलेटर सोल्व करें तो मेरे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन है, यही हमारा राइट आंसर भी है। लास्ट एमसीक्यू देखें, आकाश स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 सेकंड। द डिस्टेंस मूव, हमने डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले डाटा देख लेते हैं क्या गिवन है। आकाश स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। पहले वो रेस्ट पर थी, फिर रेस्ट से उसने मूव करना स्टार्ट किया। तो जब वो कार रेस्ट पर थी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। और एक और वेलोसिटी भी हमें गिवन है 25 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि पहली वेलोसिटी रेस्ट पर थी तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी VI 0 है और VF 25 मीटर पर सेकंड है। हम यहाँ पर लिखेंगे VF 25 मीटर पर सेकंड फाइनल पे पहुंची, इनिशियल पे 0 थी क्योंकि रेस्ट पर थी, और टाइम मेरे पास 20 सेकंड है। क्लियर होगी बात? ये डाटा जो हमें गिवन है। अब हमने डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड और फर्स्ट, ये तीनों इक्वेशन मोशन देखी थी। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास थी क्या इक्वेशन थी जी? सेकंड इक्वेशन थी VIT प्लस 1/2 AT²। सारी वैल्यूज गिवन है, A नहीं गिवन, एक्सेलरेशन नहीं गिवन। इसी तरह अगर आप थर्ड इक्वेशन देखिए तो 2AS = VF² - VI²। अगेन A यानी एक्सेलरेशन आ रही है। तो सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, जो कि थी VF = VI + AT। अब मुझे VF भी पता है, मुझे VI भी पता है, मुझे T यानी टाइम भी पता है, एक्सेलरेशन आराम से निकाल लूँगा। VI 0 है, 0 को किसी चीज़ में ऐड करें वही चीज़ वापस आ जाती है। तो मैं आप लिखूँगा VF = AT। अब AT आ गया, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, VF के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। अब VF मुझे पता है 25 मीटर पर सेकंड है, T मेरे पास 20 सेकंड है। 25 / 20 किया, मेरे पास कैलकुलेटर से आप सोल्व करेंगे आ जाएगा 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप थर्ड भी यूज़ करते सकते हैं, मैं सेकंड यूज़ कर रहा हूँ। S = VIT प्लस 1/2 AT²। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। VI की जगह 0 डाला, T की जगह 20 सेकंड जो गिवन था डाला, 1/2 एज इट इज, A की जगह 1.25 मीटर पर सेकंड और T की जगह 20 का स्क्वायर। इस सारे को आप कैलकुलेटर सोल्व करेंगे, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 250 मीटर। राइट ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है जी? B इज द राइट ऑप्शन, 250 मीटर। तो ये सारे एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए। आई होप सो आपको ये सारे एमसीक्यूज सही तरह समझ आ चुके होंगे। मैंने कंसेप्चुअली हर एमसीक्यूज को डिस्कस किया, वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है। यही वजह है कि कंसेप्चुअली डिस्कस करने में थोड़ा टाइम लग गया। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आपसे मुलाकात होती है चैनल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।